Hello everyone. We are going to start our class 10th NCERT History Chapter 2 Nationalism in India. तो देखो अभी तक हमने नेशनलिज्म के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे यूरोप में जो मॉडर्न नेशनलिज्म आ रहा था उसको ना नए स्टेट्स नेशन स्टेट्स की फॉर्मेशन से देख के जोड़ा जा रहा था। तो इसका मतलब देखो कि लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी बदल रही थी कि वो कौन है, वो किस तरह से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और क्या उनके बीच में बिलोंगिंग है, इस तरह की सेंस भी डेवलप हो रही थी। अब नए सिंबल्स, नए आइकन्स, नए सॉन्ग्स, नए आइडियाज ये सब भी बन रहे थे, तो ये सब नए नए लिंक्स लोगों के बीच में बना रहे थे, लोगों में एकता आ रही थी इस तरह से। और कम्युनिटीज जो होती थी, जैसे हमने पढ़ी है इतनी सारी कम्युनिटीज, ब्रिटिश आइल्स में भी कई कम्युनिटीज आ जाती थी। तो ये सब अपनी अपनी बाउंड्रीज को रीडिफाइन कर रहे थे, मतलब नए नए नेशन स्टेट्स में आने के लिए नए नए देश बना रहे थे। तो कई कंट्रीज में ये जो नेशनल आइडेंटिटी थी ना, ये एक लंबे प्रोसेस के थ्रू लोगों के बीच में आई है। अब ये कॉन्शियसनेस कि हम भी एक यूनिटी है हमारे बीच में भी, नेशनलिज्म इंडिया में कैसे आया। देखो इंडिया और दूसरी कॉलोनीज में भी ना जो ये मॉडर्न नेशनलिज्म है, ये एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। कॉलोनियल रूल से तो सभी परेशान थे। अब लोग ना अपनी यूनिटी, ये जो स्ट्रगल था ना उनके उनका कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट, उसमें ढूंढने लग गए थे। अब उन सब के बीच में ये कॉमन सी सेंस आ गई थी कि हमको कॉलोनियलिज्म ओप्रेस कर रहा है। तो ये जो सेंस थी ना, ये अलग अलग ग्रुप्स को एक साथ बांध रही थी। लेकिन देखो हर एक क्लास या ग्रुप ना कॉलोनियलिज्म के इफेक्ट्स को अलग अलग तरीके से फील करता था। उनके एक्सपीरियंस अलग अलग होते थे, और आज़ादी, फ्रीडम को लेकर उनके नोशंस भी अलग अलग होते थे कि हम फ्री हो जाएंगे तो हमको ये अधिकार मिलेगा, हम ये करना चाहते हैं, इस तरह से इनके नोशंस भी अलग होते थे। अब कांग्रेस भी महात्मा गांधी के अंदर अंडर ना ट्राई कर रही थी कि ये अलग अलग जो ग्रुप्स है ना, इनको साथ में जोड़कर एक मूवमेंट के अंडर ले आए। लेकिन यूनिटी कभी भी देखो संघर्ष के बिना तो आती नहीं है, तो इस केस में भी नहीं आई। हमने देखो पहले भी पढ़ा है कि इंडिया में जो नेशनलिज्म की ग्रोथ है वो 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में किस तरह से हुई है। अब हम इस चैप्टर में 1920s के बाद की स्टोरी देखने वाले हैं। हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से कांग्रेस ने एक नेशनल मूवमेंट बनाया है, डेवलप किया है, किस तरह से सोशल ग्रुप्स ने इन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया है, और किस तरह से नेशनलिज्म लोगों के मन में आया था। अब देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। तो 1919 के बाद के साल में ना ये जो नेशनल मूवमेंट था ये स्प्रेड हो रहा था नए एरियाज में। 1919 के बाद तो नए नए सोशल ग्रुप्स भी थे इसके अंदर आते जा रहे थे, और नए नए स्ट्रगल के तरीके इसमें भी इंक्लूड होते जा रहे थे नेशनल मूवमेंट में। अब इन डेवलपमेंट्स को हम समझेंगे और इनका क्या परिणाम रहा ये सब भी हम देखेंगे। सबसे पहले तो देखो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी ना, इसके कारण एक नई पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन आ गई थी। और देखो डिफेंस एक्सपेंडिचर में, डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स होते हैं खरीदने होते हैं, या फिर कुछ भी डिफेंस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर था, उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ था वॉर के कारण। तो अब इसको फाइनेंस करने के लिए वॉर लोन्स लिए जाते थे, टैक्स बढ़ाए जाते थे, कस्टम ड्यूटीज बढ़ाई जाती थी, और इनकम टैक्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया। अब जो वॉर के ईयर्स थे इनमें प्राइसेस भी बहुत जल्दी जल्दी बढ़े हैं। 1913 से 1918 तक तो डबल भी हो गए थे प्राइस, तो जिसके कारण कॉमन पीपल बहुत ज्यादा सफर करे। अब विलेजर्स जो थे, विलेजर्स को सोल्जर सप्लाई करने को बोला गया, और फोर्स रिक्रूटमेंट हुई रूरल एरियाज में। फोर्स रिक्रूटमेंट क्या हो जाता है कि कॉलोनियल स्टेट ना फोर्स कर रहा था लोगों को कि आप आर्मी को ज्वाइन करो, हमको लड़ने जाना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो ये फोर्स रिक्रूटमेंट भी हुई, तो इसके कारण भी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हुए। अब 1918 से 1919 और 1920 से 21 वाली क्रॉप जो थी ना, वो इंडिया के कई पार्ट्स में फेल हो गई, तो इसके कारण फूड की भी बहुत ज्यादा एक्यूट शॉर्टेज हो गई, कमी हो गई थी। और साथ ही साथ देखो इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी आ गया था, इन्फ्लुएंजा आ गया था। तो 1921 के सेंसस के अकॉर्डिंग 12 टू 13 मिलियन, इतने सारे लोग ये फेमाइन्स और एपिडेमिक के कारण मारे गए। मतलब 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख लोग मारे गए। लेकिन देखो लोगों को लग रहा था कि जब वॉर खत्म हो जाएगी ना तो हमारी भी ये दिक्कतें खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इन सब के बीच में देखो एक नए लीडर भी उभर उभर के आए, गांधी जी। और उन्होंने एक नया मोड ऑफ स्ट्रगल लोगों को समझाया। महात्मा गांधी देखो इंडिया में रिटर्न कर गए थे जनवरी 1915 में, इंडिया वापस आ गए थे। अब वो आए कहाँ से थे, वो साउथ अफ्रीका से आए थे, जहाँ पर वो एक सक्सेसफुल रेसिस्ट रजीम के खिलाफ ना, रेसिस्ट रजीम के खिलाफ लड़े थे। रेसिस्ट रजीम क्या हो जाता है, जिस तरह ब्लैक्स के ऊपर व्हाइट्स डोमिनेट कर रहे हैं, इस तरह का जो शासन हो जाता है ना, ये हो जाता है रेसिस्ट रजीम। तो इसके खिलाफ वो लड़के आए थे एक नोवल मेथड के थ्रू, मतलब अच्छे सभ्य नए तरीके के थ्रू, जिसमें वो मास एजिटेशन, कई सारे लोगों को बुलाकर एक अच्छा सा जन आंदोलन करते थे, जिसको वो कहते थे सत्याग्रह। सत्याग्रह, अब ये आइडिया क्या था सत्याग्रह का, कि जो ट्रुथ की पावर होती है ना, और जो ट्रुथ के लिए खोज कर रही होती है, इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। अगर देखो सत्याग्रह के अकॉर्डिंग
अगर हमारा कॉज सही है, मतलब कारण सही है लड़ने का, अगर स्ट्रगल अन्याय के विरुद्ध है, और तो फिर फिजिकल फोर्स की कोई जरूरत नहीं है ओप्रेसर से लड़ने के लिए, मतलब ओप्रेसर को डिफीट करने के लिए फिजिकल फोर्स लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओप्रेसर कौन हो जाता है? जो भी आपको ओप्रेस कर रहा हो, दबा रहा हो, वो हो जाता है ओप्रेसर। तो बदले की भावना या फिर गुस्से की कोई जरूरत नहीं है। एक सत्याग्रही नॉन वायलेंस के थ्रू भी बैटल को जीत सकता है, लेकिन ये सिर्फ तभी हो सकता है जब ओप्रेसर की कंसाइंस तक को अपील कर दिया जाए, मतलब कि उसकी अंतरात्मा तक बात चली जाए, उसकी अंतरात्मा को भी कन्विंस करा दिया जाए, तभी जीत सकता है। अब लोग ओप्रेसर भी देखो, इनको इनको मनवाना पड़ेगा कि आप सच को देखो। वायलेंस के थ्रू सिर्फ सच को एक्सेप्ट नहीं करवाना, बल्कि वो खुद भी सच को देखे, उसकी अंतरात्मा उसको कहने लगे कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो इस तरह का जो मेथड हो जाता है वो हो जाता है सत्याग्रह। अब ये जो स्ट्रगल था, तो इसमें देखो ट्रुथ जो था, ट्रुथ अल्टीमेटली जीतेगा। महात्मा गांधी का मानना था कि ये जो धर्म है ना, नॉन वायलेंस वाला, ये सभी इंडियंस को यूनाइट कर देगा। तो इंडिया में आने के बाद महात्मा गांधी ने ना सक्सेसफुली सत्याग्रह मूवमेंट अलग अलग प्लेसेस पर ऑर्गेनाइज कराई। 1917 में देखो, वो बिहार के चंपारण में गए ताकि वो पीजेंट्स को इंस्पायर कर सके कि आप ओप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम के विरोध में सत्याग्रह करो। फिर वो 1917 में देखो, उन्होंने सत्याग्रह खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के पीजेंट्स को सपोर्ट करने के लिए ऑर्गेनाइज कराया। अब खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के पीजेंट्स की प्रॉब्लम क्या थी कि उधर क्रॉप फेलियर था, प्लेग एपिडेमिक था, तो वो लोग रेवेन्यू नहीं पे कर सकते थे। और साथ ही साथ उनकी ये भी डिमांड थी कि रिवेन्यू कलेक्शन जो है ना, इसमें थोड़ी रिलैक्सेशन दो, इसमें थोड़ा हल्का करो। अब ये 1918 की बात देखो, 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद गए ताकि एक सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज कर सके कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। तो इसी के साथ हम ये वाला पार्ट खत्म करते हैं। चैप्टर के आगे का हिस्सा हम आने वाले पार्ट्स में करेंगे। थैंक यू।